कोई स्टूडेंट इमेजिन करे ना कि मतलब 100 मीटर की स्प्रिंट चल रही है, फुल स्पीड में भाग रहे हैं, पसीना बह रहा है, मसल्स बिल्कुल बर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के बाद अचानक अचानक उस रनर को पता चले कि भाई रेस तो मैराथन थी। ओह। और सबसे डरावनी बात, ट्रैक ही गलत था। ओह वाओ, ये तो लिटरली हर स्टूडेंट का नाइटमेयर है। एग्जैक्टली और ये सिचुएशन सुनने में जितनी डरावनी लगती है ना, असल में हर साल लाखों स्टूडेंट्स ठीक इसी रैट रेस का हिस्सा बनते हैं। लाइक 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही ना एक अजीब सी अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। मैं एग्री करता हूँ, मतलब एग्जॉशन लेवल 100% होता है और एक्चुअल प्रोग्रेस अगर देखी जाए तो बिल्कुल जीरो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यार कि इस दौड़ में कोई ये नहीं सोच रहा कि वो किस दिशा में भाग रहा है और क्यों भाग रहा है। राइट। इंटरनेट पर अगर आप देखो, कोई भी देखे, तो 12वीं के बाद क्या करें, ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल मिलियंस में सर्च होता है। हाँ, एक पूरा का पूरा यूथ है जो बिल्कुल क्लूलेस फील करता है इस टाइम पे। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का मकसद इसी कंफ्यूजन को, जो ये धुंधलका है ना, इसे साफ करना है। आज हम जिस रिसोर्स को एनालाइज कर रहे हैं वो है द शानदार लेंस पोस्ट 12th करियर डिसीजन गाइड। द शानदार लेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स है ये। बिल्कुल। और इस गाइड की सबसे रिफ्रेशिंग बात मुझे ये लगी कि ये कोई टिपिकल करियर काउंसलिंग का ब्रोशर नहीं है। लाइक इसमें कोई रटी रटाई टॉप 10 जॉब्स की लिस्ट नहीं पकड़ा दी गई है। हाँ, वो तो इंटरनेट पे वैसे भी भरी पड़ी हैं। वही तो। इसके बजाय ये गाइड एक एक्चुअल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क देती है ताकि हर स्टूडेंट अपना खुद का एक सही रास्ता चुन सके। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये गाइड ना प्रॉब्लम की जड़ पर वार करती है। जब हम करियर चुनने की बात करते हैं तो अक्सर फोकस इस बात पर होता है कि कौन सा करियर बेस्ट है, सही बात है। जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट है। ये गाइड स्टूडेंट्स को दूसरों पे डिपेंड रहने के बजाय खुद का एक फिल्टर सिस्टम डेवलप करना सिखाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि जब हम 12वीं के बाद के फैसलों की बात करते हैं हम्म, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, या बीकॉम करना है, ये फैसले लिए कैसे जाते हैं? ज्यादातर तो यार बस जो दोस्त कर रहे हैं वही कर लेते हैं लोग। एग्जैक्टली, ज्यादातर केसेस में वही होता है जो दोस्त कर रहे हैं, जिसे हम हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल कहते हैं। या फिर वो रास्ता चुन लिया जाता है जो पेरेंट्स ने बोल दिया, क्योंकि उसमें लोगों को एक सिक्योरिटी दिखती है। बिल्कुल। इस गाइड में ना एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। एक तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ है जो बिना सोचे समझी बस हार्ड वर्क की चक्की में पिस रही है, Alright. और दूसरी तरफ एक फोकस्ड स्टूडेंट है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि कोई भी आम स्टूडेंट इस अंधी भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचा कैसे सकता है? जब लोग भीड़ के पीछे चलते हैं ना, तो वो असल में अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते। वो बस आगे वाले को फॉलो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली भीड़ से अलग होने का इकलौता तरीका है अपनी खुद की लेंस, यानी अपना खुद का एक नया नजरिया डेवलप करना। तो ये लेंस, मतलब ये कॉन्सेप्ट, असल में काम कैसे करता है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझा जा सकता है कि अगर धूप में एक सादा कांच रख दें तो रोशनी बस उसके आर पार हो जाती है, कुछ खास नहीं होता। हम्म। लेकिन अगर एक मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल किया जाए तो वो बिखरी हुई रोशनी को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करके कागज में आग लगा सकता है। ओह नाइस, ये बहुत ही सॉलिड एनालॉजी है ना? ठीक इसी तरह हर स्टूडेंट के सामने आज के टाइम में हजारों करियर ऑप्शंस बिखरे पड़े हैं। इस लेंस का काम है हर करियर ऑप्शन को क्रिटिकली स्कैन करना, उसके प्रोज और कॉन्स यानी फायदे और नुकसान का गहराई से एनालिसिस करना। राइट। बिना अपनी लेंस से स्कैन किए अगर कोई भी रास्ता चुना जाएगा तो वो वही गलत ट्रैक पर स्प्रिंट लगाने वाली बात हो जाएगी। यार ये एनालॉजी सच में बहुत पावरफुल है, बिखरे हुए ऑप्शंस को एक फोकस डिसीजन में बदलना। अब जब हम भीड़ से अलग चलने और अपनी खुद की लेंस लगाने की बात कर ही रहे हैं, तो एक बहुत लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? हमारी जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स हैं, लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनमें आखिर वो नए ऑप्शंस हैं क्या जिन्हें स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं? क्योंकि यार नई लेंस लगाने के बाद नज़ारा भी तो कुछ नया दिखना चाहिए ना। बहुत सही पॉइंट उठाया। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो हम देखेंगे कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन हमारे सोचने का तरीका आज भी 90 के दशक वाला है। बिल्कुल। यही नई नजर इस गाइड का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। चलिए इसे स्ट्रीम के हिसाब से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, यानी पीसीएम या पीसीबी की। साइंस वालों का तो यार सीन ही अलग है। बाहर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सिर्फ जेई या नीट के आसपास ही सिमट गई है। एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। हाँ,
एक पूरी कोचिंग इंडस्ट्री बनी हुई है जहां ये माहौल बना दिया जाता है कि अगर ये 2 एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो बस लाइफ खत्म है। तो क्या साइंस स्टूडेंट्स के पास सच में कोई और सॉलिड ऑप्शन नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे 10 शानदार लेंस पूरी तरह से तोड़ती है। आज के डिजिटल और पोस्ट कोविड एरा में डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे ऑप्शंस मैसिव बूम पर हैं। ओके। और इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। आज हर एक इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है। हर स्वाइप और हर क्लिक से डेटा जनरेट हो रहा है। राइट, डेटा ही नया ऑयल है। एग्जैक्टली। कंपनियों के पास डेटा का समुंदर है, और लेकिन उस डेटा को समझकर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने वाले डेटा साइंटिस्ट की भारी कमी है मार्केट में। और जहां डेटा है वहां साइबर खतरे भी तो होंगे ही। बिल्कुल। इसीलिए एथिकल हैकिंग अब सिर्फ फिल्मों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि ये हर बड़ी कॉरपोरेट और सरकारी संस्था की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। मेक सेंस। इसके अलावा एक और बहुत क्रिटिकल इनसाइट जो गाइड देती है, अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट प्योर रिसर्च में है ना, तो उसे सिर्फ इंजीनियरिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो और क्या ऑप्शंस है रिसर्च में? हमारे देश में IISCR या नाइजर जैसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्लोबल लेवल के साइंटिस्ट्स तैयार करते हैं। समस्या ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस अवेयरनेस की कमी है। साइंस स्टूडेंट्स डेटा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये सबसे ज्यादा डेटा जनरेट कहाँ हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रांजैक्शंस में। बिल्कुल सही। जो हमें कॉमर्स के एक बिल्कुल नए रेवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। क्योंकि यार कॉमर्स को लेकर भी तो एक आम धारणा है कि कॉमर्स लिया है तो बस CA या CS ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। CA और CS बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफेशंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज का जमाना फिनटेक यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन का है। राइट। पुराने जमाने में कॉमर्स का मतलब सिर्फ मैनुअल अकाउंटिंग और टैली होता था। आज के समय में बेसिक अकाउंटिंग का काम AI और सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो अब कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो नंबर्स को समझते हों और उन नंबर्स के आधार पर एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकें। मतलब सिर्फ बैलेंस शीट मैच नहीं करनी है, बल्कि ये प्रिडिक्ट करना है कि अगले साल का मार्केट कैसा होगा। एकदम सही। स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डिजिटल मार्केटिंग में आज बहुत ही शानदार करियर बन रहे हैं। वाओ। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी टेक स्किल सीख लेता है ना, तो वो एक प्योर कोडर से ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल मॉडल्स बना सकता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंस की अंडरलाइंग लॉजिक और समझ होती है। Here's where it gets really interesting. हमने साइंस और कॉमर्स में टेक्नोलॉजी के असर को देखा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात आती है तो उसे इंसानों तक पहुंचाने के लिए एक ह्यूमन टच की भी तो जरूरत होती है ना? बिल्कुल होती है। और यहीं पर बात आती है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की। आर्ट्स को लेकर तो सोसाइटी में एक अलग ही लेवल का एक प्रेजुडिस है, एक बहुत ही टॉक्सिक सोच बनी हुई है कि जिसके मार्क्स कम आते हैं वो आर्ट्स लेता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और आर्ट्स लेने वालों के पास सिर्फ UPSC की तैयारी करने या टीचिंग में जाने का ही ऑप्शन बचता है। क्या ये गाइड इस स्टीरियोटाइप को एड्रेस करती है? इस गाइड ने ना ह्यूमैनिटीज के स्टीरियोटाइप को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ह्यूमैनिटीज अब कोई बैकअप प्लान नहीं रहा है। तो फिर क्या है? देखिए, आज की दुनिया में मशीनें सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो एम्पैथी, ह्यूमन साइकोलॉजी और क्रिएटिविटी को रेप्लिकेट नहीं कर सकती। ट्रू। इसीलिए आज के समय में साइकोलॉजी की डिमांड एकदम पीक पर है। और ये डिमांड सिर्फ क्लिनिकल थेरेपी तक सीमित नहीं है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां UX रिसर्चर्स के तौर पर साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रही हैं, ताकि वो समझ सकें कि एक यूजर किसी ऐप के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। यार ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है। मतलब टेक्नोलॉजी बनाने वाले कोडर्स हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इंसानों को फील कैसी होगी, ये एक आर्ट्स का स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा कंटेंट स्ट्रैटेजी को ही देख लीजिए। सोशल मीडिया पर कौन सा ब्रांड कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसकी टोन कैसी होगी, ये कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट तय करता है। हाँ, और आजकल तो हर ब्रांड को अपना एक पर्सोना चाहिए होता है ऑनलाइन। एग्जैक्टली। ग्राफिक डिजाइन हो या कॉर्पोरेट लॉ, जिसके लिए क्लैट का एग्जाम होता है, ये सभी बेहद हाई डिमांड रास्ते हैं जो सीधे ह्यूमैनिटीज से निकलते हैं। अब यहाँ ना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है। कैसी प्रॉब्लम? हमने हर स्ट्रीम में इतने सारे नए ऑप्शंस देख लिए। साइंस में डेटा और बायोटेक, कॉमर्स में फिनटेक, आर्ट्स में साइकोलॉजी और लॉ। ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन अगर एक 18 साल का स्टूडेंट ये सब सुन रहा है ना, तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा। हाँ, वो तो है। ये तो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। कोई एक स्टूडेंट अपने लिए वो एक परफेक्ट करियर कैसे चुने? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
और इस ओवरलोड से बचने के लिए ही गाइड में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला दिया गया है। इसे 3 फिल्टर फॉर्मूला कहा गया है। ओके। ये एक मेंटल मॉडल है। जब भी कोई नया करियर ऑप्शन सामने आए तो उसे इन 3 फिल्टर से गुजारना चाहिए। तो ये 3 फिल्टर्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं? मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। मैं बताता हूँ। पहला फिल्टर है इंटरेस्ट। ये सुनने में थोड़ा क्लीशे लगता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत डीप है। करियर कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है यार, ये 40 साल लंबी मैराथन है। बिल्कुल। अगर किसी काम में इंसान का नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो कुछ ही सालों में वो बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। गाइड इंटरेस्ट को इस तरह डिफाइन करती है, वो काम जिसे करते वक्त इंसान को समय का पता ही ना चले। मतलब एकदम फ्लो स्टेट में आ जाए। एग्जैक्टली। दूसरा फिल्टर है मार्केट डिमांड। जो फील्ड आज पसंद आ रही है, क्या उसमें आने वाले 5 से 10 साल बाद एक्चुअल जॉब्स होंगी? ये तो बहुत जरूरी सवाल है आज के टाइम पे। हाँ, यहाँ पर ये गाइड एआई और मैनुअल जॉब्स के बीच के फर्क को बहुत बारीकी से समझाती है। ओके। और तीसरा फिल्टर है फाइनेंशियल गोल। दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है यार कि सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है। ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि अर्निंग कितनी जल्दी शुरू करनी है। मुझे ना आपके दूसरे और तीसरे फिल्टर पर थोड़ा पुशबैक्स देना है। हाँ, बताइए। चलिए, पहले मार्केट डिमांड और एआई वाले पॉइंट पर आते हैं। आज के टाइम में एआई का डर हर जगह फैला हुआ है। लाइक एआई जॉब्स खा जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स को सिर्फ इस डर के बेसिस पर ही करियर चुनना चाहिए? मान लीजिए किसी का पैशन राइटिंग में है या बेसिक कोडिंग में, तो क्या वो एआई के डर से अपना पैशन छोड़ दे? ये बहुत ही वाजिब चिंता है, लेकिन गाइड यहाँ एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देती है। एआई किसी इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई का इस्तेमाल करने वाला एक इंसान उस इंसान को रिप्लेस कर देगा जो एआई का इस्तेमाल नहीं करता। ओह, दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। अगर किसी का पैशन कोडिंग है ना, तो उसे कोडिंग नहीं छोड़नी है, बल्कि उसे सीखना होगा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वो अपना काम 10 गुना तेजी से कैसे कर सकता है। यानी पैशन को मारना नहीं है, उसे एआई के साथ इवॉल्व करना है। अडेप्टेबिलिटी ही असली मार्केट डिमांड है। पॉइंट टेकन। एआई दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल है। लेकिन अब मैं उस तीसरे फिल्टर पर आती हूँ, फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है। सुनने में ये 3 फिल्टर्स बहुत लॉजिकल लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट और फाइनेंस अक्सर एक दूसरे से बहुत बुरी तरह टकराते हैं। वो कैसे? मान लीजिए एक स्टूडेंट का भारी इंटरेस्ट म्यूजिक या फाइन आर्ट्स में है, लेकिन उसका फाइनेंशियल गोल है कि उसे अगले 2 साल के अंदर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। अब यहाँ तो ये 3 फिल्टर फॉर्मूला फेल हो गया ना, क्योंकि आर्ट्स में अर्ली स्टेज पर शायद उतना पैसा ना मिले। ये एक बहुत ही रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, और यहीं पर इस गाइड की लेंस का असली टेस्ट होता है। जब फिल्टर्स टकराते हैं ना, तो गाइड एक्सट्रीम स्टेप्स लेने को नहीं कहती। तो फिर क्या सजेस्ट करती है? ऐसे सिचुएशंस में गाइड अर्ली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले रास्तों की तरफ इशारा करती है, जिन्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स और प्राइवेट सेक्टर के डिबेट के तौर पर भी देखा जाता है। अच्छा। जिन स्टूडेंट्स को 12वीं के तुरंत बाद एक स्टेबल जॉब की तलाश होती है, उनके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रांग ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कि कौन से ऑप्शंस? मैं सोच रही थी कि 12वीं के तुरंत बाद तो क्या ही मिलता होगा। गाइड स्पेसिफिकली एसएससी, सीएचएसएल, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और बैंकिंग एग्जाम्स को हाईलाइट करती है। ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो 12वीं का सर्टिफिकेशन होते ही दिए जा सकते हैं। वाओ, इतनी जल्दी? हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेता है, तो उसे 19 या 20 साल की उम्र में ही एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ये तो बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है फैमिली के लिए। बिल्कुल। उसके बाद जब फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, तो वो इंसान अपनी म्यूजिक या आर्ट्स के पैशन को वीकेंड्स पे या एक्स्ट्रा टाइम में परस्यू कर सकता है। इसे ही स्मार्ट प्लानिंग कहते हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? क्या इसका मतलब ये है कि जल्दी जॉब पाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को अपनी रेगुलर ग्रेजुएशन की पढ़ाई, कॉलेज की लाइफ, ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ दिन रात एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, ऐसा करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। गाइड इस बात पर जोर देती है कि असली स्ट्रैटेजी डुअल ट्रैकिंग है। डुअल ट्रैकिंग? हाँ, डिग्री और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। कॉलेज की डिग्री एक लॉन्ग टर्म बैकअप प्लान देती है। कॉलेज जाने से सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती, बल्कि एक ब्रॉड वर्ल्ड व्यू मिलता है, नेटवर्किंग होती है। ट्रू। जबकि एग्जाम्स की तैयारी एक स्टूडेंट को मेंटली शार्प, डिसिप्लिन्ड और कॉम्पिटिटिव बनाती है। लेकिन यार, एक 18 साल का स्टूडेंट इन दोनों चीजों को एक साथ मैनेज कैसे करेगा? कॉलेज के असाइनमेंट्स भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतना भारी सिलेबस भी। इस डेटा और सिलेबस को मैनेज करने के लिए ना गाइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल कॉन्सेप्ट का जिक्र है,
रिवीजन पिरामिड, ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे काम करता है? रिवीजन पिरामिड असल में स्किल लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक बहुत ही साइंटिफिक मैकेनिज्म है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एग्जाम से एक रात पहले सब कुछ रटने की कोशिश करते हैं, जिसे क्रैमिंग कहते हैं। हाँ, वो तो हम सबने किया है कॉलेज में। लेकिन रिवीजन पिरामिड इसके बिल्कुल उलट काम करता है। ये स्पेस्ड रिपीटेशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये पिरामिड दिखता कैसा है इमेजिनेशन में? आप कल्पना कीजिए एक पिरामिड की। इसका बेस यानी जो निचला हिस्सा है वो बहुत ब्रॉड होता है। इस ब्रॉड बेस का मतलब है सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिन्हें स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है। यहाँ सिर्फ समझना होता है, रटना नहीं। ओके, बेसिक फाउंडेशन हो गया ये। राइट। फिर जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जगह कम होती जाती है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हम्म। और पिरामिड का जो टॉप है यानी टिप, वो सबसे संकरा होता है। ये वो डेटा है जैसे कोई फॉर्मूला या हिस्टोरिकल डेट्स, जिसे दिमाग बार बार भूल जाता है। अरे हाँ, डेट्स तो कभी याद ही नहीं रहती। एग्जैक्टली तो रिवीजन पिरामिड का नियम कहता है कि पूरे सिलेबस को बार बार पढ़ने के बजाय सिर्फ उस टिप वाले हिस्से को बार बार रिवाइज करना चाहिए जहां स्टूडेंट कमजोर है। ओ, ये तो बहुत स्मार्ट है। इससे टाइम बचता है और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। यार, ये तो किसी भी नई स्किल को सीखने का एक गेम चेंजर तरीका है। सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि अगर किसी को कोडिंग सीखनी है या फिनांस समझना है, तो ये पिरामिड फ्रेमवर्क वहां भी उतना ही असरदार होगा। बिल्कुल होगा। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़े ना, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। 12वीं के बाद करियर चुनना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है कि सुबह उठें, एक लिस्ट देखी और एक ऑप्शन पे टिक मार दिया। हाँ, ये कोई एमसीक्यू टेस्ट थोड़ी है। वही तो, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक जर्नी है। एग्जैक्टली और इस जर्नी में स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, अपनी लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, हर ऑप्शन को 3 फिल्टर फॉर्मूले से टेस्ट करना चाहिए और रिवीजन पिरामिड जैसी टेक्निक से खुद को अपस्किल करना चाहिए। राइट। लेकिन इस गाइड का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि चाहे जो हो जाए, अंतिम फैसला, फाइनल डिसीजन हमेशा स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए, क्योंकि काम उसी को करना है, मेहनत उसी को करनी है। बिल्कुल। एडवाइस देने वाले कल को उस जॉब में मंडे मॉर्निंग की मीटिंग्स अटेंड करने नहीं आएंगे। हाँ, सही कहा। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। इस गाइड के बिल्कुल आखिर में टॉप 5 हाई सैलरी करियर 2026 की एक लिस्ट बनाने का जिक्र किया गया है। इस लिस्ट को और हमने जो 3 फिल्टर फॉर्मूले में एआई और अडेप्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर सुनने वालों को एक बात पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। वो क्या? सोचिए, क्या 2026 या उसके आगे आने वाले समय में सिर्फ एक हाई सैलरी वाला स्पेसिफिक जॉब टाइटल चुन लेना ही करियर में सक्सेस की गारंटी होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। या फिर टेक्नोलॉजी और एआई के सुपरफास्ट दौर में सबसे बड़ी सैलरी, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और असली सफलता उसे मिलेगी जो किसी एक जॉब टाइटल या किसी एक डिग्री से बंधने के बजाय नई स्किल्स को सबसे तेजी से अडेप्ट करना सीख जाएगा। वाओ। क्योंकि असलियत यही है यार कि आगे चलकर ट्रैक्स तो हर कुछ सालों में बदलेंगे। अब उस बदलते ट्रैक पर कोई मैराथन भागेगा या गलत दिशा में स्प्रिंट लगाएगा, ये उसका अपना नजरिया, उसकी अपनी शानदार लेंस ही तय करेगी। बहुत ही गहरा थॉट है। फ्यूचर में अडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी और इकलौती करेंसी होने वाली है। और उसी करेंसी को कैसे कमाना है, इस पर विचार करना जरूरी है। तो बस सवाल पूछते रहिए और अपनी लेंस को साफ रखिए।